जय हिंद साथियों, महावीर सर टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। जैसे कि साथियों, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम अगर पास करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि शिक्षक बनने से जो पहली पात्रता परीक्षा होती है वो केंद्रीय लेवल पे सीटेट कंडक्ट कराती है और जो सीबीएसई कंडक्ट कराती है सीटेट। जी हाँ, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसका कट ऑफ पास होना आपको जरूरी है। ओबीसी में आते हैं 82 और आप जनरल में आते हैं तो आपको महिला हो या पुरुष हो आपको 90 लाना पड़ता है। ये तो पहला हो गया कि आप इतना लाना है। जी हाँ, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो निभाता है, आप कोई भी एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, जी हाँ कोई भी एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 चीज़ बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। पास करना चाहते हैं या बेहतर स्कोर लाना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो सिलेबस। जी हाँ, सिलेबस आपको ये बताता है कि आखिर में आपको पढ़ना क्या है। जी हाँ, क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस स्तर तक पढ़ना है, ये चीज़ आपको स्पष्ट कर देता है। सेकेंड जो बात आता है वो होता है आपका प्रीवियस पेपर। ये रामबाण होता है। क्यों रामबाण होता है सो हम बताएंगे। रामबाण इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ये बता देता है कि पैटर्न क्या है। जी हाँ, पैटर्न क्या है, किस माने सब्जेक्ट में से किस टॉपिक में से क्या कितना प्रश्न आता है, ये आपको स्पष्ट जानकारी दे देता है। और किस स्तर तक आता है, किस तरह से घुमा के पूछा जाता है, कि कौन सा समझ किस बेस पे बनता है, एक ही टॉपिक में से कैसे प्रश्नों का घुमाया जाता है, ये सभी आप जो समझिएगा वो प्रीवियस पेपर से ही समझ पाइएगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड मेन फैक्टर प्रीवियस पेपर ही होता है। और इस बार जो एग्ज़ाम हो चुका है इसका तो आप सीटेट की वेबसाइट पे अनेक सारे PDF पढ़ सकते हैं, वो उपलब्ध है। फाइनल आंसर की से मिला सकते हैं। दूसरा जो तीसरा होता है वो होता है सेल्फ स्टडी। जी हाँ, सेल्फ स्टडी से ही आप पढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी जब तक नहीं कीजिएगा, सिलेबस पढ़ाई नहीं कीजिएगा, प्रीवियस पेपर नहीं पढ़िएगा तो कवर नहीं किया जा सकता। आपको करीब 6 से 8 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। और इसको क्वालिफाई करने के लिए, बेस्ट करने के लिए 8 से 10 घंटा भी पढ़ना पड़ सकता है। लेकिन सिर्फ आप पास होना चाहते हैं, मेन पेपर आप लोग जानते होइएगा कि मेन पेपर जो होता है 3 होता है। वो एक होता है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, दूसरा होता है मैथ और तीसरा होता है EVS। ये तीनों सभी जो विषय होता है 30-30 नंबर का होता है। और जो मेन पेपर होता है इस तीनों का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में होता है। आपका 2 लैंग्वेज कोई क्यों ना हो सकता है, उर्दू संस्कृत हो, लेकिन इस तीनों का आपका जो लैंग्वेज मिलेगा हिंदी और इंग्लिश होगा। क्योंकि CBSE का जो ये बाइलिंगुअल तय कर दिया है, मेन पेपर आपको 2 ही लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। साथियों, हम जो आज बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हम आज लाने वाले हैं, रामबाण प्रीवियस पेपर का सीरीज लाने वाले हैं। पवित्र गंगा जी के धारा नाम से प्ले लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें प्रत्येक डे का, जी हाँ प्रत्येक डे का और पर जितना भी टाइप है CDP है। जी हाँ, CDP में 30 स्कोर करना चाहते हैं तो प्रीवियस पेपर बहुत ही समझना जरूरी है। तो हम आज जो चर्चा करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र, ये इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ बता दें कि इसमें हम फाइनल आंसर की से ही मैच करेंगे। जी हाँ, फाइनल आंसर की ही इसका मुख्य आधार रहेगा। आपको किसी तरह के डाउट में नहीं पड़ना है। ये 100% सही रहेगा। इसमें कोई भी मिस्टेक देखने को नहीं मिल सकता है। कुछ मिस्टेक मिले तो आप ज़रूर कमेंट में कर दीजिएगा। तो हम जो शुरू करने वाले हैं 1 जनवरी 2022 से करने वाले हैं, ये आपको काफ़ी रोल प्ले करेगा। यहाँ साथियों, आप हमारे चैनल पे बने रहें, लगातार जारी रखें। जो भी प्रश्न होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कुछ हम चर्चा करेंगे और कुछ आप स्टडी कीजिएगा, सेल्फ स्टडी आप इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं आगे हम शुरू करेंगे। एक एक चीज़ लेकर आप लोग गौर से देखेंगे और समझेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। देख सकते हैं साथियों, जो हम चर्चा करने वाले हैं, देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2022 का पेपर चर्चा करने वाले हैं और पेपर 1 है। जी हाँ, पेपर 1 है और ये हिंदी इंग्लिश वाले लेने वाले के, लेकिन मेन पेपर होता है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए समान होता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। हम सेक्शन आज बात करने वाले CDP का। जी हाँ, CDP का ये सीरीज है। तो CDP का सीरीज हम शुरू करते हैं इससे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए या उसमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। जी ज़रूरी है आपको प्रीवियस पेपर पढ़ना समझना। और इसलिए हम इस चीज़ को बताते हैं कि बहुत सारे पहले बार क्या होता था कि बहुत सारे डाउट आता था इसका उसका क्या होगा, आप मिलान कीजिएगा फाइनल आंसर की। इसलिए आपको टाइम वक्त ज़्यादा खींच लेंगे तो हम कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समयों में आपको कंप्लीट इसमें फाइनल जो है उसका हम हाईलाइटेड किए हुए हैं। तो आप उसको थोड़ा हम डिस्कशन चर्चा करेंगे जिससे आप लोग समझ मिलेंगे। तो चलिए साथियों, महावीर सर टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए एक एक चीज़ को समझते हैं। जहाँ CDP में भी जानते हैं जो 5 का होता है, 3 आपको पेपर 1 में मेन पेपर में आपको जान ही रहे हैं कि CDP मैथ EVS होता है ये 90 नंबर का। और साथ में हिंदी इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज 2 लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ये फिक्स नहीं है कि आप हिंदी या इंग्लिश लेना अनिवार्य, जैसा कोई भी जरूरी नहीं है। आप जो मन सो ले सकते हैं, 20 भाषा है।
चलिए आप इसमें हम क्या लिए हैं कि मेन हम क्वेश्चन पेपर लिए। जी हाँ, मेन क्वेश्चन पेपर इसलिए लिए है कि मेन क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, आपकी दोनों लैंग्वेज देखने को मिलेगा। जी हाँ, हिंदी भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपको हिंदी भी देखने को मिलेगा और साथ में आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगा। इसलिए हम लाए हैं कि मान के चलिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको इंग्लिश में समझ आइएगा, उसका हिंदी क्या होता है, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट बन जाएगा। जी हाँ, इससे कॉन्सेप्ट बन जाएगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, तो आप क्लियरली उसको समझ जाएंगे। जी हाँ, क्लियरली समझ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में लगभग वही वर्ड मिलेगा, लेकिन हिंदी में कुछ डिफरेंट भी मिल सकता है। जैसे कि इस प्रश्न का जब देखेंगे तो हिंदी में आपको समझ में नहीं आया, लेकिन इंग्लिश में समझ में आ सकता है। तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में है वो इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं, या समझने के लिए आप इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। चलिए हम हिंदी का यूज करते हैं, तो आपको हम हिंदी का चर्चा करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग, जी हाँ, विभिन्न अंग का विकास, अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों पर, विभिन्न चरणों समझिए, विभिन्न चरणों क्या होता है, एक होता है सिर से पैर की ओर और दूसरा होता है केंद्र से बाहें की ओर। तो केंद्र से बाहें की ओर जो बॉडी का अंदरी भाग है, जी हाँ, जैसे हृदय, फेफड़ा, जो केंद्र से लेकर बाहें उसका विकास होता है, तो वो क्या हुआ कि वो होता है एक तरह से प्रोक्सोमोडिस्टल। जी हाँ, प्रोक्सोमोडिस्टल जो होता है लग से दूर जाता है, यानी बीच से, जी बीच केंद्र से दूरभिमुखी कहा जाता है, उसको अलग अलग भी नाम से जाना जाता है, या इसको हम अधोगामी कहते हैं। जी हाँ, अधोगामी और शीर्षगामी कहते हैं सेफेलोकॉडल, जो सिर से पैर की ओर चलता है। तो ये होता है क्या कि इसका मतलब एक तरह से क्या है, विभिन्न चरणों में होता है। तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल गया है कि विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होते हैं। ये आपको पॉजिटिव पूछा है, तो इसका जो गलत हो गया सो आप जान ही रहे कि गलत आपको क्या देखने को मिलेगा। तो गलत आपको ये तीनों का तीनों देखने को मिल जाएगा और चौथा सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आप जानते ही हैं जब प्रश्न का देखेंगे तो कथन देखना है, कि बाकी कथन आप इसमें गौर से देखेंगे तो आपको गलत देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए ये गलत है, ये गलत है, नीचे वाले गलत है और ये सही है। क्यों सही है सो देखिए, बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्था में बांटा जा सकता है। गलत बात है, क्यों बांटा जाए, बचपन तो कुछ ही दिनों का होता है, तो इसमें क्यों बात है। तो बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। भाई होती है, जो समाज में कुछ करता है तो उसका जीवन विचार बदलेगा कि नहीं बदलेगा। बच्चों का विकास केवल अनुवांशिक, केवल का यूज ही नहीं करना है। केवल तो ये जान ही रहे टैग है, जो गलत बात है। केवल तो एक तरह से नेगेटिव टैग वर्ड है, केवल सिर्फ नहीं हो सकता। बच्चों का विकास विभिन्न चरणों में होता है, जो हम लोग खान पान, रहन सहन या शहर ग्रामीण सबका कुछ ना कुछ असर पड़ता है। तो अमीर गरीब कुछ ना कुछ सबका इफेक्ट पड़ता है। तो विकास सभी पे जरूरी है, सिर्फ अनुवांशिकी का असर ही नहीं है, माता पिता द्वारा जो जीन दिया गया है उसी का असर देखने को नहीं मिल सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर आपको ये देखने को मिलेगा, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, जिसका स्पष्ट ले वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सबसे इम्पोर्टेंट रोल महत्व दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे तो अगला प्रश्न देखिए कि अनुवांशिक, जी अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया। देखिए मुख्य रूप से जो ये क्या होता है कि परिपक्वता जो होता है, जी हाँ, परिपक्वता का जो होता है मैचुरेशन, वो एक तरह से अनुवांशिकी का असर होता है। जी अनुवांशिकी का मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कभी भी उम्र क्या हुआ कि उम्र का जो विकास होता है वो एक तरह से क्रमबद्ध चलता है। जी हाँ, क्रमबद्ध चलता है, जो पूर्व निर्धारित ही रहता है। बच्चे जैसे उम्र है, बच्चा में आप क्या कर सकते हैं, आप माने रुक सकते हैं, थोड़ा पैर से चलिएगा, थोड़ा मोड़ा धीरे धीरे विकास होगा, लेकिन आप थिंकिंग उस समय नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपको उम्र बढ़ता है तो आपको लॉजिकल थिंकिंग, विभिन्न प्रकार के थिंकिंग, बहुविचारी, अपने सृजनात्मक, ये सारे गुण आ जाता है। तो ये उम्र के सापेक्ष धीरे धीरे विकास होता है। तो इसीलिए हम इसको अनुवांशिकी के विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप हम कह सकते हैं। जी हाँ, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आपको एक उम्र के अनुसार ही मिल सकता है ना। तो इसलिए इसको पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया है। बाकी सब क्या है, गलत है। जी बाकी इसके लिए यहाँ गलत हो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 हम सामाजिकरण की बात करेंगे। जी सामाजिकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोशलाइजेशन। सामाजिकरण क्या हुआ कि कोई बच्चा अपने जो समाज के साथ एडेप्टेशन कर सकता है, संयोजन करता है, अनुकूलन स्थापित कर लेता है। ये नहीं कि जो किया उसको हम मान लें। अनुकूलन का मतलब ये हुआ है कि जैसे थोड़ा चलना है उसको अनुसार चलना, खाने का ढंग, पीने का ढंग, बोलने का ढंग, बहुत कुछ सीखना। तो ये क्या होता है, सामाजिकरण होता है। मतलब बच्चा जो होता है वो जैविकीय होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर उस पर अधिक रहता है, वो कुछ नहीं जानता समाज का नियम कानून। तो समाज के नियम कायदे कानून को संयोजन कर लेना, उसके अनुकूल ढल जाना या उसके अनुकूलन के अनुसार वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कर लेना, ये सामाजिकरण आता है।
तो सामाजिकरण का प्राथमिक जो फैक्टर होता है वो होता है परिवार, और उसके साथ होता है जो पास पड़ोस या दोस्त, ये सभी प्राइमरी फैक्टर होता है या उसको कहा जा सकता है कारक है। और उसके अलावा जितने भी होता है उसको द्वितीय कारक कहा जाता है। मुख्य रूप से प्राइमरी फैक्टर में आता है वो आता है फैमिली। तो परिवार, देखिए परिवार इसमें है, और देखिए परिवार प्राथमिक होगा, सामाजिकरण का प्राथमिक हो गया, और साथ में द्वितीय जो है विद्यालय हुआ, मीडिया हुआ, तो उसको हम यहाँ विद्यालय, तो इसमें देख सकते हैं कि दोनों आपको ये प्रथम प्राइमरी चूज करना था और यहाँ द्वितीय चूज करना है, तो इसमें प्राइमरी परिवार है गया। बाकी देख सकते हैं कि विद्यालय सेकेंड है तो ये गलत हो गया, मीडिया सेकेंड है द्वितीय कारक, तो ये गलत हो गया, मीडिया भी सेकेंड है, तो फर्स्ट चुनना था आपको ये, इसलिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी तो गलत ही है। चलिए आगे देखते हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक नहीं समझेंगे तो आप जो है अंडर बेस्ड पे प्रश्न बनता है, इसलिए अब ध्यान देकर आपको समझना है। आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एक तरह से 3 मनोवैज्ञानिक है, आपको इसको पढ़ लेना है, इसका जो भी टॉपिक है उसको कवर कर लेना है, जैसे जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, और साथ में आपको पढ़ लेना है लेव वाइगोस्की। इसका इंपॉर्टेंट है, इससे 4 प्रश्न बनता है, अगर समझ लेते हैं तो आप 8 प्रश्न का भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसी के अनुसार प्रश्न तैयार किया जाता है। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार किया है। देखिए अब क्या नाम है, ये नैतिक का सिद्धांत दिया था जी, नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, पियाजे ने दिया था। और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, तो लेव वाइगोस्की ने दिया था। उस सिद्धांत से आप समझिए कि आखिर में नैतिक क्यों कहा जाता है, तो कहा जाता है कि किस उम्र में किस स्तर का नैतिक विकास बच्चे में होता है, कब क्या सोचता है, ये चीज़ उसके चर्चा किया हुआ है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो उसका क्या है कि उसने मान के चलिए 3 अवस्थाएं बताई है, लेवल उसका 3 बताया है। एक होता है पूर्व परंपरागत, दूसरा होता है माने परंपरागत, और दूसरा होता है उत्तर परंपरागत। तो पूर्व परंपरागत ये होता है कि बच्चा ये नहीं जानता है कि हमारे समाज में क्या घट रहा है, कि कैसा करना है, उसको कुछ नहीं पता रहता है। उस सिर्फ यही रहता है कि वो उम्र होता है 4 से 10 वर्ष तक। जी हाँ, 4 से 10 वर्ष तक के बच्चा जो आता है वो पूर्व परंपरागत में आता है, और वो या तो आप दंड दीजिएगा, मारिएगा, कुछ डांटिएगा तो वो काम कर देगा, या तो कुछ आप काम करने के लिए आज्ञा दीजिएगा। जी हाँ, आज्ञा दीजिएगा, आप कहिए कि वो कुछ कर दो काम, तो वो कर देगा। तो क्या हुआ, आज्ञा पालन हुआ, ओबीडियंस। तो इस तरह से ये जो हुआ दंड और आज्ञा पालन का जो गुण आता है वो होता है 4 से फर्स्ट माने पूर्व परंपरागत स्टेज में, अवस्था में, लेवल में आता है। तो हर लेवल में 2-2 स्टेज है, माने चरण है, तो 3 लेवल और 6 स्टेज है। तो फर्स्ट जो स्टेज में आता है तो वो आता है दंड और आज्ञा पालन, जो 4 से 10 वर्ष के बीच में आता है। तो 7-8 वर्ष किस उम्र में है, तो पूर्व परंपरागत में है। तो इस तरह से दंड और आज्ञा पालन है। ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है, ये उत्तर परंपरागत में है। तो उत्तर परंपरागत में है तो क्या हुआ, तो इसमें आता है ये अंतिम चरण है जी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। और ये सामाजिक अनुबंधन ये भी है क्या, उत्तर परंपरागत में है, और ये 7वां चरण पे माने ये आ जाता है आपको 6ठा चरण पे, और ये आ जाता है 5वां चरण पे, ये आता है फर्स्ट चरण पे, समझे। तो फर्स्ट चरण में आता है, उसके बाद आता है जैसे को तैसो भी आपको सेकेंड चरण में देखने को मिलता है। और सामाजिक व्यवस्था विन्यास होता है, ये आपको चरण मिलता है 4था। जी हाँ, चरण मिलता है आपको 4था, जी चरण मिलेगा 4था, लेकिन आपको ये आएगा पूर्व परंपरागत में, जिसमें 4 से 10 वर्ष का उम्र आता है, और उससे पहले आता है दंड और आज्ञा पालन। तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका जो उम्र हुआ ये दंड और आज्ञा पालन का हुआ। तो इसमें सब जब गौर से देखेंगे तो ये 7 से 8 वर्ष उम्र के अनुसार आप छांट दीजिए, आपको छट जाएगा। जैसे सार्वभौमिक नैतिक जो आता है आपको 13 वर्ष से ऊपर का आता है, तो ये कट गया। सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना, ये भी 13 वर्ष से ऊपर का आता है, ये भी कट गया। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ये आपको 10 से 13 वर्ष के आता है, तो ये भी कट गया। तो उम्र के अनुसार आपको छट गया, तो दंड और आज्ञा पालन इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से भी आप छाट सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ कर प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। 6ठा प्रश्न देखिए, 6ठा प्रश्न आप देखेंगे, देखिए कहे ना कि ये जो 3 है मनोवैज्ञानिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको CDP के लिए। जब इसको कवर कर लेंगे तो आपको 6 नंबर पक्का हो जाएगा, ये लेके चलिए गारंटी के साथ आपका 6 नंबर पक्का हो जाएंगे, किसी तरह का डाउट में नहीं रहेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। जब इस प्रश्न के देखेंगे, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयुक्त है। देखिए क्रमबद्धता क्या होता है कि बड़ छोट क्या है, आगे पीछे कैसे रखा जा सकता है, ये क्रमबद्ध है। जैसे हमको छोटा से बड़ा की ओर बढ़ाना है तो क्रमबद्ध है। जैसे कि मान के चलिए ये है,
और एक ये है और साथ में एक और थोड़ा इससे डबल है माने। तो अब देखिएगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये वाला है और उसके बाद ये है। तो हमको कहेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, तो छोटा ये है, पहले छोटा रखेंगे, उसके बाद मझला रखेंगे, उसके बाद सबसे बड़ा रखेंगे। तो क्या है, क्रमबद्ध हम कर रहे हैं, क्रमबद्ध कर रहे हैं, सीक्वेंस में कर रहे हैं, या तो हम डिसेंडिंग में कर देंगे बड़ा से छोटा की ओर। तो अब देख सकते हैं कि जीन पियाजे क्रमबद्धता, तो क्रमबद्धता क्या है, वस्तु को किसी एक आयाम जैसे कि लंबाई पर आधारित क्रम देना। कोई भी मतलब देखिए एक आयाम का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, लंबाई के आधार पे हो सकता है, किसी को मन होगा मोटा के आधार पे छांटिए तो मोटा के आधार पे है, तो क्रमबद्ध करना, ज़्यादा मोटा कौन है, पतला कौन है, इस तरह से हाइट के आधार पे एक जो भी जिसको हम नाप सकते हैं उसके अनुसार हम क्रमबद्ध करना ही कहलाता है। बाकी देखिए क्योंकि जो ये सब प्रश्न है इसको चारों का चारों पढ़ना रहता है, आपको डाउट लगेगा कि अभी ये भी सही हो सकता है, ये भी सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट होगा उसी को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये क्या हुआ, गलत हो गया। दूसरे का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता नहीं, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन, ये भी नहीं है। स्थानों से अपने विद्यालय का स्थानिक मानचित्र की क्षमता, स्थानिकीय जो है मानचित्रण क्या है कि अपने विद्यालय का सोच विचार रखना कहाँ क्या चीज़ है, तो ये चीज़ ये नहीं है। लैट्रिन बाथरूम कहाँ है, ये चीज़ क्या है कि उसके अपने विद्यालय के बारे में जानना था, इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो लंबाई का मतलब है कि क्रमबद्धता होना चाहिए, छोट बड़ ये सभी कोई किसी को आगे पीछे रखा जाए तो यही इसको माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न तो समझने योग्य है। जब इस प्रश्न को समझें काफ़ी देखिए इस प्रश्न को देखेंगे तो एक बहुत अच्छा है। पहले देख लीजिए प्रश्न को कि 5 वर्षीय नसीमा को ये लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। देखिए ये सिर्फ उस बच्चों को लगता है, ये होता है केंद्रीयता। जी हाँ, तो क्या होता है, इसका इंग्लिश आप देख लीजिए, इसका इंग्लिश है सेंट्रेशन। जी हाँ, सेंट्रेशन है। तो जीन पियाजे के अनुसार ये देखना है, किसके अनुसार, तो जीन पियाजे के अनुसार। तो जीन पियाजे के अनुसार जब देखेंगे तो आप देखिए क्यों क्या है कि जीन पियाजे से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको जीन पियाजे 2 को प्रश्न अभी भी देखने को मिल गया। तो ये सेंट्रेशन कहा था कि बच्चा खुद को सोचना कि हमारे अनुसार चांद चलता है, तो उसके अनुसार किसी एक चीज़ पे फोकस कर लेना, जो चाहेगा वो कर लेना। तो क्या है, उसका सेंट्रेशन का गुण है, वो खुद ही देखता है कि मिट्टी, देखिए अगर मान के चलिए मिट्टी के गोले को दबा देंगे तो ये सांप का रूप ले लेंगे और चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। अब उसको पता ही नहीं है, अब गोला है तो कम है, गोला है तो कम लगता है, सांप बना देंगे तो इसको तो क्या लगेगा कि इसमें मिट्टी की मात्रा बढ़ गई है। ये बच्चे में गुण पाया जाता है, सेंट्रेशन का गुण पाया जाता है। एक तरह से मान के चलिए हाइट के भी कहा जा सकता है कि इसमें। तो देखिए इसमें जीववाद, जीववाद तो जानते ही हैं, जीववाद क्या होता है कि बच्चे सजीव निर्जीव में नहीं समझ पाता है। आप छोटा बच्चा अगर लग गया है, जैसे कि मान के चलिए 2 से 7 वर्ष के बीच, तो उसको अगर मान के चलिए डंडा से भी लग गया है तो उसको घर के गेट को तो मारिए तो उसको कहे कि ठीक लग रहा है। ये परिकल्पित निगमनात्मक जो गुण आता है औपचारिक में आता है, लास्ट एज में आता है, जो आपको 11 वर्ष से ऊपर देखने को मिलेगा। संक्रमण परिणाम निकालना ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो केंद्रीयता आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 8वां प्रश्न। देखिए आ गया आपका 3 मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो सामाजिक संरचना पे। इंपॉर्टेंट है, इससे 3 जुड़ा हुआ है। एक है आप जानते ही हैं कि पार जो है इसको फोल्डिंग सहायता देना होता है। इसके बाद एम को है तो मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब शिक्षक हमसे ज़्यादा जानकार है, कोई भाई बड़े भाई या कोई भी आपके करियर में ज़्यादा जानते हैं उसको हम एम को, एक होता है JPD, है ना। तो ये क्या होता है, तो इसका 3 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेव वाइगोस्की से अगर सामाजिक से कुछ विकास हो रहा है तो इसका राइट आंसर आपको ये देखने को मिलेगा। और इसने ये बताया था कि पहले बच्चों में अधिगम होता है, लर्निंग होता है, उसके बाद विकास होता है। और जीन पियाजे कहता है पहले बच्चों का उम्र का विकास होता है, उसके बाद अधिगम का प्रोसेस बढ़ता है। तो बाकी सब इसका गलत हो गया। देखिए अगर वीडियो में थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगता हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और जिससे कि हमें भी मोटिवेट होते रहे, जो थोड़ा भी है हेल्प किया जा सकता है, आपको भी कुछ हमें भी हेल्प हो सके। चलिए 9वां जो प्रश्न है आप देखेंगे। देखिए लेव वाइगोस्की से भी 2 प्रश्न आ गया, जीन पियाजे से भी आ गया। तो लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया।
देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होता है कि जब कुछ गुड़िया बनाता रहता है तो कहे कि यहाँ आँख रहना चाहिए, यहाँ कान रहना चाहिए, बहुत सारा बात करता है बैठ उठ कर। तो क्या है कि एक प्राइवेट स्पीच है, माने खुद से बात कर रहा है। क्या कर रहा है? खुद से बात कर रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन दे रहा है। जी हाँ, तो निजी जो संवाद है, प्राइवेट स्पीच इसको इंग्लिश में कहा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जिससे कि बच्चा का एक तरह से विकास होता है। जी हाँ, बच्चा को इससे विकास होता है जब वो अपने से खुद से बात करते हैं। इसी चीज़ को प्राइवेट स्पीच कहा गया है और ये एक डायरेक्शन देने की काम करता है कि बच्चों का विकास कैसे होगा। तो ये हेल्पफुल रहता है। और बाकी जो है ये उच्च स्वर में बढ़ता है। पार ये होता है सहायता देना, स्व केंद्रिता। ये जो इसके जो उपयोगिता है ये किसने बताया था? तो ये जीन पियाजे ने बताया था कि इसने बताया था कि इसे कोई लेना देना नहीं, इसे कोई मतलब नहीं होता, व्यर्थ का होता है ये प्राइवेट स्पीच, जो बताया था जीन पियाजे जी। लेकिन लेव वेगोस्की जो प्राइवेट स्पीच के बाद कहा वो हेल्पफुल है और बच्चा के एक डायरेक्शन दिया जाता है। तो देख सकते हैं कि लेव वेगोस्की भी इंपॉर्टेंट, इससे भी 2 प्रश्न बन गया है। अब देखिए कि एक प्रगतिशील कक्षा है। जी हाँ, एक प्रगतिशील कक्षा क्या होता है? जिसमें बच्चा एक्टिव रहता है, खुद से काम करता है, दोस्तों के साथ काम करता है, एकदम सक्रिय होकर काम करता है। तो वो देखना कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इस चीज़। देखिए ड्रिल और अभ्यास। ड्रिल क्या है? मैकेनिकल ड्रिल, किसी काम को बार बार रटवाना करवाना, तो ये तो गलत है। रटवाने की बात ही नहीं करता है, जो बार बार अभ्यास कराने की बात। योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव। जी हाँ, कभी ज़्यादा पढ़ा हुआ कम पढ़ा हुआ से कोई लेना देना नहीं है। अगर सभी को समावेश कर करते हैं तो बच्चा एक दूसरे से सीखता भी है। इसलिए योग्यता के आधार पर हम अलगाव नहीं करेंगे। प्रगतिशील कक्षा में ऐसा नहीं किया सकता है। पुरस्कार दंड, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। तो पुरस्कार और दंड को तो बातें नहीं है कि दंड देना ही नहीं है। पुरस्कार से ऐसा नहीं करना है कि हमको पुरस्कार देकर बच्चों को बार बार पुरस्कार दे, जिससे उसे क्या होता है कि एक्टिव बच्चा नहीं रह सकता है और बच्चा को अलगाव भावना देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगितापूर्ण अधिगम। तो सहयोगितापूर्ण क्या हुआ कि बच्चों के साथ शिक्षकों उसको गाइडलाइंस करेगा, है ना, सुगम करता है शिक्षक। तो इस तरह से सहयोगितापूर्ण अधिगम होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 प्रश्न देखेंगे। 11 प्रश्न है कि एक बच्चे, जी हाँ, एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है? जैसे देखिए अभी ये हुआ अंतरा व्यक्ति। जी हाँ, ये हुआ अंतरा व्यक्ति। ये क्या है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था जो सिद्धांत, उसने अपने लगभग वो बताए थे 8 से 9 प्रकार की। मुख्य शुरू में 7 बताए, उसके बाद 8 है, फिर 9 हो गया, टोटल अभी 9 है। तो इसका देखेंगे जब अंतरा है तो इसका होता है इंटर। क्या होता है? इंटर। ये अंत है, ये होता है इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है खुद से समझना, है ना, खुद से समझना। जैसे कोई बड़े बड़े साधु हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो क्या है? खुद से समझता है, अपने आप में इंटरेक्ट करता है, तो वो इंट्रा पर्सनल, है ना। और ये हुआ अंतरा, मतलब दूसरे को समझना, एक दूसरे में कम्बिनेशन। आखिर में वो क्या कर सकता है, अभी गुस्सा आया था क्या करेगा, तो उसे जब कम्बिनेशन कर लेते हैं तो वो क्या है कि इंटरपर्सनल आता है। तो वो क्या है? दूसरे की इच्छाओं और नियत को समझ जाता है कि आखिर में करने वाले क्या है। और स्थानिक संबंध क्या है कि ये मान के चलिए स्थान के बारे में, तो ये चीज़ स्पेशल बुद्धि होता है। और ये प्राकृतिक बुद्धि वो होता है जो किसान होते हैं, कौन सा खेत चाहिए, किस माने, वो प्रकृति पेड़ पौधों को सही से समझता है। तो दूसरे को समझने वाला जो होता है अंतरा, इसका इंग्लिश आप देख लेंगे दोनों का। तो इसमें देखिएगा इसका है इंटर, देख सकते हैं यहाँ तक इंटर है, और इसका है इंट्रा। तो दूसरे का जो एबिलिटी समझने को होता है, उसका डिजायर का, इंटेंशन का, तो ये इसका राइट आंसर सेकेंड है। अब देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनपी या एनईपी कहिए 2020 आया था, उसके लिए बहुभाषिता का यूज किया था। उसमें एक दूसरे के सहयोग की बात किया हुआ है, पॉजिटिव बात किया गया है। तो अब देखेंगे कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षणिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। जी हाँ, नहीं, मातृ जो होता है, मदर टंग होता है, इम्पोर्टेंट है, माने पॉजिटिव है। तो यहाँ तो गलत दिया है बाधक, तो इसलिए गलत हो जाएगा। विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए क्यों हम इंग्लिश को एक भाषा को बढ़ावा दें, उसको मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। प्रथम भाषा के रूप में हमको तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो है उससे लगाव है, जिससे बातचीत करता है, समाज में जीता है, उससे हमको को रिलेट करके चलना है। तो ये गलत है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ। देखिए बहुभाषी होने का मतलब ये होता है कि जो भी बच्चा 1 से 2 भाषा जानता है उसकी भाषा क्षमता काफ़ी हेवी रहता है।
और वो और भी उसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर गति से होता है। तो ये होता है बहुभाषी बहुजड़ीय। बहुभाषी शब्द है क्या, इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए द्विभाषीय उपागम विद्यार्थी में उलझन पैदा करती है। नहीं, उलझन कोई भाषा उलझन पैदा नहीं करती है, एक दूसरे को समझने की, दूसरे संस्कृति को समझने की। तो जितने भाषा सीखे वो हेल्पफुल है, लेकिन हम उसको मातृभाषा में शिक्षा दें, विशेषकर उसको हम किसी दूसरे भाषा पे जोर नहीं डालें, जैसे सीखे उसको हम वैसे सिखाना है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आपको थर्ड देखने को मिलेगा। चलिए आगे जब हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा प्रश्न जो इसमें जेंडर भूमिकाएं। अब जेंडर भूमिकाएं क्या है, तो जेंडर भूमिकाएं के जेंडर रोल्स आर, देखिए ये क्या है कि एक सामाजिक निर्माण किया है, समाज ने निर्माण किया है, ये जैविकीय निर्माण नहीं है। स्त्री पुरुष का जो बंटवारा किए है वो हम लोग किए हैं या हमारा समाज किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या क्या है कि ये जन्मजात व्यवहार है। अरे पुरुष स्त्रीलिंग ऐसा कहाँ फिक्स किया गया है कि ये जन्मजात है, ये कोई नहीं जानता है, ये समाज ने बनाया है कि ये पुरुष है, ये महिला है, उसके साथ ये पुरुष ये करेगा, महिला ये करेगा। तो जेंडर भूमिकाएँ हैं कि महिलाओं को ये करना, पुरुषों को ये करना, यह कहीं फिक्स है, जन्मजात तो नहीं है। जैविक संरचना भी नहीं है, आनुवंशिकता निर्धारित भी नहीं करता कि पुरुष यही कर सकता है, महिला भी अच्छा कर रहा है, पुरुष भी कुछ कर रहा है। तो क्या है, एक अधिग्रहित है। जी हाँ, अधिग्रहित है, यानी समाज खुद से एक निर्माण किया है। जी हाँ, तो इसका देखिए कि लर्न बिहेवियर है और ये सीखा हुआ है, हम लोग अपने से ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। तो एक सामाजिक निर्माण है जेंडर भूमिकाएँ। तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल गया है। 14 देखिए कि 14 जो है सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य। देखिए कोई भी मूल्यांकन का है, सीसी है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन। तो जो क्या है कि बच्चों का विकास करना है, माने उसको जो कमी है, किस स्तर तक पहुंचा है, उसको गाइडलाइंस करना है, माने जो स्तर पढ़ा हुआ उसको हम आगे बढ़ाना है, उसको कमियों को पकड़ना है, उसमें सुधार करना है। तो इसका देखिए क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो छात्रों को प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तुलना हम नहीं करना चाहेंगे, कभी भी बच्चों को तुलना नहीं करना है कि ये ज़्यादा लाया है तो ये बेहतर है। इससे क्या हो कि जो होगा इमोशनली, साथ में एक तरह से मोटिवेशन और अन्य बच्चों को गिर सकता है। अब देखिए छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण, क्यों वर्गीकरण करेंगे तो और बच्चों को तो हीन भावना आ जाएगा। तो हमको वर्गीकरण भी नहीं करना है, क्लासिफिकेशन नहीं करना है। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। ये विफल और सफलता विफलता से कुछ लेना देना नहीं है, इस कमी को हमको पूरा करना है। क्यों विफल हुआ, क्यों सफल हुआ, किस स्तर तक पहुंचा, उसमें और क्या चाहिए। तो इसका देखिए क्या आंसर लिखा है कि छात्रों की समझ को आंकना कि आखिर में क्या समझ रहा है और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र के अनुसार इसके अनुसार रूपांतरित करना। अब देखिए कि कोई ऐसे बच्चे होंगे काफ़ी जानकार होंगे, तो उसके अनुसार जो कम लेवल का उसको हाई लेवल का पाठ्यचर्या बनाना है, उसके अनुसार डायरेक्शन देना है। अब कोई बच्चा समझ नहीं रहा तो उसमें चेंजिंग करने की जरूरत है कि आखिर में इस बच्चा इस मान के चलिए विधि से नहीं सीखा तो उसमें हमको परिवर्तन करना है। मैंने शिक्षण शास्त्र है तो इसको पढ़ाने का ढंग को परिवर्तन करना होगा, पाठ्यक्रम में चेंज करना सकता है, क्योंकि जो व्यवहारिक होता है उसको बच्चों बेहतर से सीखता है। तो राइट आंसर इसका सेकेंड हो गया। 15वां है, तो 15वां देखेंगे तो देखिए 15वां आपको देखना है कि अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक किन बातों पर विचार करना चाहिए। इसका क्या है कि इसमें है ना कि ऑप्शन प्रश्न में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं था, इसलिए इसको 9 दे दिया गया। 9 का मतलब ये हुआ कि ये सभी बच्चों के लिए दे दिया गया। और लेकिन इंग्लिश में आप देखेंगे तो इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपको 1 देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश में जो प्रश्न है इंग्लिश का ये सही है। तो प्रश्न इंग्लिश का आप इसका पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखेंगे क्यों, आप इसका देखिए कि 1 2 3 दिया हुआ है ना क्रमबद्ध, लेकिन आप इसमें देखेंगे तो 1 2 3 कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें भी नहीं देखने को मिल रहा है, चारों मिल गया, इसमें भी 2 3 मिला, इसमें भी मिला, लेकिन यहाँ 1 2 ही मिला। लेकिन इसका राइट आंसर 1 2 3 था। लेकिन इस प्रश्न का जो बनावटी ढांचा था उसका ऑप्शन में ये सभी कुछ मिस्टेक है, इसके वजह से इग्नोर कर दिया गया। तो इस तरह से इसका सभी बच्चों का 9 नंबर देकर बैठा दिया गया, जो फाइनल आंसर की में जारी किया गया। इस प्रश्न को आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। चलिए अगला देखिए, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है। समावेशी शिक्षा वो होता है जो इंक्लूसिव करना है, तो उसमें विकलांग हो
या अलग बुद्धि वाले हो, तो क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो उसको हम सबको एक ही कक्षा में पढ़ाना है। ये नहीं कि उसको अलग के लिए विद्यालय खोल दे, अलग कक्षा बना दे। तो समावेशी मतलब सबको ले कर चलना है, सभी स्तरों का, सभी माने जो उसका अलग रुचि हो, विचार हो, सबके अनुसार कवर करके विकलांगता हो फिर भी हमको एक कक्ष में पढ़ाना है सबके साथ, सामान्य बच्चों के साथ। सामान्य बच्चों भी उसमें पढ़ेगा, वो भी पढ़ेगा। तो आर्थिक रूप से ईबीएस आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में ही उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत है। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में क्यों भेजा जाए, नॉर्मल बच्चा जाए पढ़ाया जाए। सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, ऐसा क्यों, केवल अंग्रेजी भाषा ही क्यों, क्योंकि मातृभाषा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ लिखा कि योग्यता से परे होकर कौन बच्चा कितना जानता है, इसका मतलब हटाकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय है ना शिक्षा उपलब्ध कराना। तो ये नहीं देखना कि कौन बच्चा किस लेवल का है, हम लोग का जरूरी कि सभी बच्चों का एक तरह से क्वालिटिव एजुकेशन उपलब्ध कराते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न हुआ है कि इस बार फर्स्ट टाइम इस तरह के प्रश्न पूछा गया है जिसमें कथन और कारण पूछा है। कथन और कारण का मतलब क्या हुआ कि आपको कथन दे दिया गया और ये भी आपको पढ़े हुए पे ही बेस रहेगा, जिस पे आप समझे हुए हैं उसी के अनुसार दिया रहता है कि इसे ये प्रश्न है, कथन है, तो इसे ये जुड़ा हुआ है कि नहीं है। सो देखेंगे। पहला कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके का, जी हाँ, तो आप जान ही रहे कि बहुत सारे बच्चे विभिन्न बुद्धि तरह के होते हैं, समझने का तरीका अलग है, कोई देख के पढ़ता है, कोई सुनकर पढ़ता है, कि दोनों चीज़ पढ़ता है। तो विभिन्न तरीके के ये दर्शाना चाहिए, तो ये तो सही है। सेकेंड है कि क्यों दर्शाना चाहिए, ये भी बात है। तो शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपनी शिक्षा शास्त्र में उनका अनुकूलन बनाना चाहिए, क्योंकि अधिगमकर्ता कौन है, स्टूडेंट है। तो अलग अलग उसकी आवश्यकता होती है, विविध आवश्यकता होती है, विविध माध्यम का यूज करते हैं, उसका सेंसर ऑर्गन कोई देख के पढ़ता है, कोई सुन कर पढ़ता है, दोनों कम्बिनेशन करके पढ़ता है। तो इस तरह से दोनों सही है। तो आप देखेंगे दोनों सही है, तो सही तो है लेकिन व्याख्या भी कर रहा है क्यों हम इसको यूज करना चाहिए। तो ए और आर दोनों सही है, पहली तो सही है और आर सही व्याख्या है। अब देखिए यहाँ ये वाला सही है, लेकिन यहाँ भारत की नई दिल्ली दी रहती तो यहाँ तक सही रहता, यहाँ तक सही है, लेकिन आर सही व्याख्या करता है, एक ही ये नहीं होता, लेकिन दोनों बात सही होता है। तो इसकी चर्चा ये कर रहा है, तो इसका मतलब व्याख्या भी कर रहा है। इसका राइट आंसर एक है और ये फर्स्ट टाइम इस तरह से प्रश्न बनाया जा रहा है। अब देखिए कि इस प्रश्न में देखेंगे तो क्या है कि एक बच्चा लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रहा है, उसे अक्षर बनाने में, शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस हो रही है। जब देखिए कोई बच्चा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो निरंतर कठिनाई लिखाई में, देखिए यहाँ लिखाई की बात है, तो लिखने में दिक्कत है तो क्या हुआ, उसको डिस्ग्राफिया हो गया। क्या हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया। अगर पढ़ने में दिक्कत है तो डिसलेक्सिया हो गया, तो पठन वैकल्य हो गया। तो यहाँ तो डिस्ग्राफिया है, इसको अलग वैकल्य कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में समझ लीजिए, जी हाँ इंग्लिश में देख सकते हैं, इसको डिस्ग्राफिया कहा गया है। तो पढ़ने से संबंधित हो तो डिसलेक्सिया कहा जाता है। डिस्कैल्कुलिया मैथ से संबंधित है और इसमें किसी बच्चों का ध्यान नहीं दे पाता है, वो फटाफट या तो हाइपर एक्टिव रहता है, खूब फास्ट से पढ़ेगा, खूब अपने आप में एक्टिव रहेगा, या तो कुछ ही खास चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाता है, मैंने टिका नहीं पाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम है। तो लिखने से संबंधित इस तरह से इस बच्चों में है तो डिस्ग्राफिया हो गया है। और ये 100% एक प्रश्न बनता ही है। तो जितने भी प्रॉब्लम है या नियोग्यता है पढ़ने से संबंधित, इसको आप ज़रूर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो देखेंगे इस प्रश्न को, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मानकीकृत पद्धति और आकलन के तरीकों का, देखिए मानकीकृत नहीं करना है क्योंकि अलग अलग कैपेसिटी है, उसका स्तर है। तो मानकीकृत स्टैंडर्ड बेस क्यों करें, एक ही स्टैंडर्ड बेस, क्योंकि कोई सामाजिक स्तर का उसका माने बहुत मजबूत रहता है, कोई नैतिकता में रहता है, कोई मान के चले मैथ में, तो उसको क्या करना, स्टैंडर्ड बेस नहीं करना, उस योग्य अनुसार, उसको कैपेसिटी अनुसार किस कैरियर में है तो उसके अनुसार को हमको अलग अलग बनाना है। तो रटने पर आधारित तो नहीं होना चाहिए। देखिए सेकेंड क्या है, शिक्षा शास्त्री उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों, देखिए विविध साधनों का उपयोग करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी भी आप ऑप्शन को देख लेंगे आखिर में क्या कह रहा है। तो इस आगे देखेंगे कि रटने आधारित पर, ये रटने की जब बात आ गई तो इसको हटाइए देना है। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षण की संख्या नहीं, पुनर्स्मरण की बात भी नहीं करना चाहिए। पेपर पेंसिल पे ही नहीं हो सकता, मौखिक भी हो सकता है, क्रिएटिव भी हो सकता है। तो सभी कुछ माने विविध साधनों जैसा हम उपयोग करेंगे जब उसका हम मूल्यांकन आकलन करेंगे तब। अब देखिए कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मक अनिवार्य लक्षण है। तो सृजनात्मक होने के लिए अभिसारी चिंतन जरूरी है। अभिसारी क्या होता है,
इसको अपसारी कहते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट जो बच्चा एक्टिव रहता है, जो भी छात्र स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं, विभिन्न तरह के एक ही प्रश्न का सोचने विचारने की क्षमता होती है, थिंकिंग करने की, तो अब सारी चिंतन होती है। एक ही प्रश्न का क्यों होता है तो उसके चारों 10 रंग के प्रश्न बनाएंगे, उत्तर बनाएंगे, तो अब सारी थिंकिंग है जो सृजनात्मकता विद्यार्थी कहते हैं। जी हाँ, क्रिएटिव स्टूडेंट कहते हैं। सोच में केंद्रीकृत, ये नहीं होता, सोच में केंद्रीकृत नहीं कर सकते हैं। अभिसारी चिंतन है, ये एक ही प्रश्न का नॉर्मली उत्तर दे देना, तो ये अभिसारी चिंतन है। आवेगशीलता, ये सभी कुछ नहीं है, तो ये सभी गलत है और आपका इसका राइट आंसर आपको 1 देखने को मिल रहा है। चलिए अभी इस प्रश्न में देखेंगे कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। तो सक्रिय अन्वेषण, देखिए बच्चा जो है एक्टिव हमेशा रहता है, ये लेके चलिए कि बच्चा पॉजिटिव की बात है, तो एक्टिव आपको लेके चलना कि बच्चा हमेशा एक्टिव रहता है, तो एक्टिव है तो इसमें सही है। खेल द्वारा भी बच्चा सीखता है, अर्थ बनाता है, एक दूसरे समझता है, पदार्थों का क्रिया, देखिए क्रिया करता है, एक दूसरे का एक्सपेरिमेंट करता है, तो ये भी सही है। और सहपाठियों और वयस्कों का संग सहभागिता भी सीखता है। तो क्या करता है, ज्ञान की संरचना करता है। तो ज्ञान की संरचना करना क्या है, तो इंग्लिश में आप देख लेंगे, तो क्या करा कि कंस्ट्रक्ट है ना, तो इसका जो है तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर आप सभी लोग देखें कि इस चारों का चारों पॉजिटिव है और इसी से बच्चा ज्ञान की संरचना करता है और एक मीनिंग बनाता है, एक स्कीम तैयार करता है, स्कीमा तैयार करता है। इस तरह से राइट आंसर इसका 1 to 4 हो गया, 1 से 4 तक हो गया। तो सभी का सभी इसका सही है। अब 22 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 22 नंबर क्या है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट टाइम भी इस तरह का प्रश्न लाया गया है। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या है। देखिए क्यों ये खंडीकरण है। जी हाँ, खंडीकरण क्या होता है, इसका इंग्लिश आप देखेंगे तो चंकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंकिंग। एक बहुत बड़ा एक तरह से कोई भी नॉलेज है, पैराग्राफ है, तो इसको विभिन्न खंडों में तोड़कर बच्चों को समझने के लिए दिया जाता है, जिससे कि उसको कॉन्सेप्ट बन सके, जिससे कि आसानी हो सके। तो उसको जैसे मोबाइल ही नंबर होता है, कोई भी मोबाइल नंबर होता है तो देखते हैं कि कभी कल देखे होंगे 6284, इस तरह से क्या होता है उसको समूह में बांटते हैं। क्या कहते हैं, समूह में इसलिए बांटते हैं कि उसको समझ बन जाए, उसको याद हो जाए, आसानी से समझ ले, तो इसको कहते हैं खंडीकरण। क्यों, एक बड़ा समूह को क्या किया, छोटे छोटे भाग में समूहित करके एक याद करने के लिए सुझाती है, तो ये चंकिंग कहलाती है वैज्ञानिक भाषा में। तो इसका राइट आंसर खंडीकरण हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस बार डाला गया है और हर शिफ्टों में ये प्रश्न लाया गया है खंडीकरण का। 23 प्रश्न देखेंगे। 23 प्रश्न में क्या है, 23 प्रश्न में देखिए कि निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए। अब देखिए विषय वस्तु को रटने की बात ही नहीं है, रोट लर्निंग से हटाना है। NCAB कहता है 2005। दूसरे का निष्क्रिय अनुकरण करना, हम अनुकरण क्यों करेंगे निष्क्रिय, ऐसा क्यों जरूरी है किसी का अनुकरण करें, खुद से सीखना है। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों का व्यवहार का अनुबंध नहीं, उद्दीपन क्यों, उसको हम पुरस्कार पुनर्बलन क्यों दें। तो क्या करना है, सबसे जरूरी परिवेश को सहभागिता द्वारा, है ना, सहभागी बहुत जरूरी है कि आपस में मिलकर बच्चों के साथ कौशलों का ज्ञान अर्जन करना है। जी हाँ, अर्जन करना है, सीखना है। तो इसका राइट आंसर आपको 1 देखने को मिलेगा। 24 देखेंगे, 24 नंबर है। अब 24 नंबर है, इसका प्रश्न देखेंगे। तो इस प्रश्न में देखें कि निम्न में से कौन सा युग सामाजिक संरचनात्मक उपायों का छात्रों के अनुसार पढ़ने में सुसाध्य है। देखिए तो क्या करना है कि इसका जब राइट आंसर अब देखेंगे तो प्रश्न का देखिए, सलमा विद्यार्थियों में नए शब्द सीखने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है, उनको सही उत्तर के लिए उनको ट्रॉफी देकर हम पुरस्कार नहीं करना है, ये तो गलत होना चाहिए। परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है, जो विद्यार्थी पुस्तक पढ़ लेती है उसको नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है, ये सही है, ये हो सकता है। चलिए अंधरुति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधी संकेतों का इस्तेमाल करता है, ये भी सही है। रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार, ये 5 बार लिखने की बात है तो ये हट जाएगा। तो आपको देखेंगे कि क्या है, या तो आपको जो देखने को मिल रहा है 2-3 होगा जिसमें राइट हो सकता है। देखिए यहाँ 2-3 भी है तो आपको ये राइट देखने को मिलेगा, यही इसका सही है। चलिए आपको 25 नंबर प्रश्न है। अब 25 नंबर प्रश्न पे देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो क्या कह रहा है, प्रश्न से देखेंगे कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य करेंगे। सुसाध्य का मतलब होता है कैसे सिखाएंगे, कैसे वो उसमें अंडरस्टैंडिंग माने समझ बनाएंगे। तो क्या है कि
अपने विद्यार्थियों में डर की भावना, डर तो पैदा करना ही नहीं है। समस्या को हल अटल तरीके से नहीं, उसमें परिवर्तनशील होना चाहिए, जैसे बच्चों भी अपना चेंज कर सके। निष्क्रिय रटकर देखिए रटने की बात है तो ये हटा ही देना है। अब समरूपों में इस्तेमाल करके, समरूपों में क्या हुआ, समरूपों का मतलब ये हुआ कि सभी लोग को कम्बिनेशन करके एक तरह से समस्या समाधान है, एक दूसरे बच्चों मिलकर, है ना, दोस्तों के साथ मिलकर, पीयर ग्रुप में मिलकर किसी चीज़ को समस्या समाधानों का विकास करेंगे तो वो सीखेंगे और समझेंगे, क्योंकि कम भी जानते तो अच्छा से जानना शुरू कर देंगे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सार्थक अधिगम, देखिए सार्थक है, पॉजिटिव पूछा है, कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, है ना। तो देखिए संदर्भ रहित नहीं, संदर्भ का मतलब होता है कि दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, हर एक दूसरे प्रश्नों से या एक दूसरे टॉपिक से रिलेट होना चाहिए, संदर्भगत, रहित नहीं होना चाहिए, सहित होना चाहिए, तो बढ़ावा देना चाहिए। रट्टा मार कर, तो रट्टा मारना तो जान ही रहे, नेगेटिव है। शिक्षक द्वारा शामपट लिखे गए उनके उत्तर नकल करना, नकल क्यों करेगा, बच्चा उसको समझना है, खुद अपनी भाषा में लिखना है। तो एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। जी हाँ, एक ही समस्या को विविध तरीके से विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकते हैं, आप सारी चिंतन कर सकते हैं, जिससे क्रिएटिविटी जाग सके, बच्चे को अपना सोच विचार दे सके। तो इसका राइट आंसर आपको सेकेंड देखने को मिल रहा है। 27 नंबर देखेंगे कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनके भावना, देखिए क्या है कि अगर पुरस्कार देना, मारना, तो ये क्या है, बाएं रूप से है। तो अगर खुद से अगर मान के चलिए कोई आंतरिक है ना, इंटरनल खुश है, तो क्या करेंगे, अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, उत्कंठा की फीलिंग नहीं आएगी, गुस्सा नहीं आएगा, शर्म की फीलिंग नहीं आएगी, वो गर्व महसूस करेगा। जी हाँ, गर्व महसूस करेगा खुद से। अगर इंटरनली कुछ काम करता है, भावना है, तो क्या है, गर्व। गर्व फीलिंग क्या होता है कि गर्व फीलिंग का मतलब देख सकते हैं, इसका आप इंग्लिश देख लेंगे तो थोड़ा और बेहतर से समझ सकते हैं। गुस्सा होना, सेम होना, एनेक्जिटी, ये सभी गलत है। जो इंटरनल होता है, प्राइड होता है, गर्व होना, अपने काम को आंतरिक रूप से कुछ अच्छे करते हैं तो इमोशनली खुश आप हो जाते हैं। तो गर्व इसका थर्ड आंसर देखने को मिलेगा। अब देखिए ये प्रश्न है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए अगर हम संवेदनीय का मतलब क्या है, सेंसर ऑर्गन है, कोई आँख से, कान से, तो हम लोग देखते हैं कि आँख कान से हम यूज करते हैं, अलग अलग हम एड्स का यूज करते हैं, TLM का यूज करते हैं। क्यों करते हैं कि सभी बच्चे अलग अलग क्षमता होते हैं, कोई देख कर सीखता है, कोई सुनकर सीखता है, कोई कम्बिनेशन करके सीखता है। तो जितने हमारा संवेदन का यूज करना है, सेंसर मोटर का जितना भी बॉडी है उसका यूज करना है, तो क्या करता है, यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका है। गलत है, क्यों है, यह अध्यापकों की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है, समय नहीं बचाता है। यह बच्चों के आज्ञा परायणता पैदा करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका राइट आंसर, यह अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। क्यों बनाता है कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमको याद हो जाता है, क्योंकि उसमें सब कुछ दिखाया जाता है, सुना जाता है, व्यवहारिक प्रैक्टिकली दिखाया जाता है। तो क्या हुआ, कंप्यूटर अभी डिजिटली क्यों चल रहा है कि डिजिटली आपको दिखाया जाता है, मैप भी दिखाता है, उसको समझाता भी है मानचित्र के साथ। इससे क्या होता है कि बच्चा उस चीज़ पे अट्रैक्टिव होता है, अच्छे से समझता है, लंबा समय तक उसको याद रखता है। इसके लिए इसका राइट आंसर यह है। इसीलिए बहुसंवेदनीय उपागम का यूज किया जाना चाहिए। अब बहुसंवेदनीय उपागम का देखेंगे इंग्लिश, तो क्या लिखा है कि मल्टी सेंसरी अप्रोच, है ना, तो ये देख सकते हैं। 29 जो प्रश्न देखेंगे तो 29 नाम जो प्रश्न है, क्या प्रश्न है से आप देख लीजिए। पहले कह रहा कि बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पना भ्रांतियाँ गठित कर लेते हैं, इस संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए जब कोई भी बच्चा कुछ संकल्पना शुरू में नहीं पता है तो कुछ ना कुछ तो गलत भ्रांतियाँ ले ही लेगा, तो वो गलत नहीं है। जो जानता है उसके अनुसार वो स्कीमा तैयार कर लेता है, स्कीम तैयार कर लेता है। तो इसमें देखेंगे तो इसका जो 2 नंबर, बच्चे और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पना भ्रांतियों गठन बहुत स्वाभाविक है। देखिए संकल्पना गठन बहुत स्वाभाविक है, ये भी बात नहीं है, क्योंकि जो गठन होती है नॉर्मल बात नहीं, कभी काल हो सकता है, कर भी सकता, नहीं भी कर सकता है। तो यह क्या हुआ कि तो ये राइट आंसर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पूछा है, तो इसलिए संकल्पना स्वाभाविक बात है और स्वाभाविक बच्चा कर भी लेता है, क्योंकि वो नई बात है। कोई चीज़ नया देखेगा तो उसको सोचने विचारने की क्षमता कमज़ोर है, तो इसलिए पॉजिटिव ये है, तो ये अभी गलत यहाँ है। आगे प्रश्न देखेंगे इसका ऑप्शन, तो इसमें एक अध्यापक को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम ध्यान देंगे तब ना उसको हम सही डायरेक्शन देंगे। तो वैकल्पिक
संकल्पना और भ्रांतियों से सदैव निराधार नहीं होते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ बनाते हैं। जी हाँ, तो ये भी पॉजिटिव है, इसलिए ये गलत हुआ। और इसमें देखिए, एक अध्यापक को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, क्यों करना चाहिए? अगर मान के चलिए हम उसको हतोत्साहित कर देते हैं तो कुछ सोच नहीं सकता है, कुछ कोई जवाब को आंसर देना से बचना चाहेगा कि कहीं गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमको लेके नहीं चलना है, कुछ गलत भी देता है उसको सुनना चाहिए, उसको हम डायरेक्शन सही दिशा में देना चाहिए। तो देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है 30। अब 30 प्रश्न लास्ट है, अब देखेंगे इसमें प्रश्न में क्या आखिर में है। और ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? देखिए, प्रलोभन देना, पुरस्कार देना, ये व्यवहारवाद है। इसमें स्किनर आते हैं, पावलोव आते हैं। तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे, ये क्या कहे थे? ये उद्दीपक द्वारा है कि उसको कुछ दिया जाए, सम्मान दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, एक दूसरे से जोड़ के दिया जाए। तो ये लोग कहा था पुरस्कार देकर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, अभिप्रेरित किया जा सकता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा है कि बच्चों को थोड़ा रुचि के अनुसार पढ़ाइए, उसका स्तर के अनुसार पढ़ाइए, ज़रूरत के अनुसार पढ़ाइए। तो उसको इंटरनली, जी हाँ, इंटरनली माने आंतरिक रूप से उसको मोटिवेट करना है, उसको उत्साह जगाना है, अच्छाई कहना है। जो गलत करे तो उसको थोड़ा अच्छी दिशा देना है, जो सही करे उसको आगे प्रोत्साहित करते रहना है। तो ये किसने कहा था? व्यवहारवाद ने, जी हाँ, बिहेवियरिज्म ने कहा था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है। बाकी संज्ञानात्मक जो अभी कह रहे हैं, संज्ञानात्मक एक में कौन है? ये जीन पियाजे सर है, उसके बाद लेवाइगोस्की जी है, उसके बाद क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग है। ये संज्ञानात्मक में आते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक भी जान ही रहे हैं, जो लेवाइगोस्की जी है। तो इस तरह इसका ये है। तो इसका व्यवहारवाद इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन इस रूप में देखा जाए तो मुख्य रूप से पॉजिटिव ये सब ही है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव इस स्तर से है। लेकिन प्रश्न के अनुसार इसका राइट आंसर व्यवहारवाद है। और ये तीनों का तीनों गलत है। ये रही इम्पोर्टेंट। तो आप अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा तो काफ़ी, क्योंकि ये वीडियो प्रीवियस पेपर पर आधारित है और बाल विकास को एक समझ दिया, जो कॉन्सेप्ट दिया है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, महावीर सर टीचिंग एकेडमी। ये आपको सीटेट, बीटेट या डीएलएड से कुछ ऐसे है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपको कुछ हेल्प भी होगी, साथ में हमको भी हेल्प होगा, जिससे सीखने को हम एक दूसरे कम्बिनेशन कर सके, अट्रैक्टिव कर सकते, एक दूसरे में मिलकर इस पर चर्चा कर सकें। तो प्रीवियस पेपर सेकेंड रामबाण है। तो पवित्र गंगा जी की धारा आप देखते रहिए और CDP में 30 का 30 स्कोर खड़ा कीजिए। तो ये रहा 1 जनवरी 2022 का अगला सीरीज आएगा उसका। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो है फाइनल आंसर की पे आधारित है। जो इसमें राइट आंसर दे दिया गया है वही आंसर होगा। अगर प्रश्न आएगा जब सीटेट का, तो ये आपको ज़रूरी है। और एक चीज़ स्पष्ट कर दे कि सीटेट पेपर 1 के लिए आपको 6 से 11 वर्ष के बच्चों का उम्र का ध्यान रखना है। बाल विकास का आपको हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा तो 6 से 11 स्तर तक ही ध्यान रखें। तो उम्र हो या कोई चीज़ हो तो आपको 6 से 11 वर्ष के बीच तक ही आपको याद करने की ज़रूरत है। तो इसलिए NCERT को पढ़िए, समझिए। तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।